हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे A to Z सीरीज में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया में पॉवर्टी की डेफिनेशन किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। यूजुअली पॉवर्टी मतलब गरीब, गरीब यानी कि पुअर। पुअर वो होते हैं इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। इंडिया में बेसिक नीड 3 डिफाइन की जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो जो भी पर्सन इस बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा वो इंडिया में कैसा है, पुअर है। तो इंडिया में पॉवर्टी की एस्टिमेशन किस बेसिस पे की जाती है। देखो, थ्रू आउट द वर्ल्ड तो इनकम के बेसिस पे किया जाता है, पर इंडिया में इनकम में आपकी जो है इनइक्वालिटी होने की वजह से इनकम के बेसिस पे हम जो है पॉवर्टी को डिफाइन नहीं करते। तो इंडिया में जो है खर्चे के बेसिस पे यानी कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे डिफाइन होती है। अब देखो, एक्सपेंडिचर किया है, खर्च किया है, किस चीज के लिए किया है आपने, कंजम्पशन के लिए। और कंजम्पशन भी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा कैलोरी कंजम्पशन। तो कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है, इस बेसिस पे हम इंडिया में पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आंसर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ये बात तो है ही नहीं। हमने कहा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, बेसिक नेसेसिटी, मिनिमम जरूरत, दैट इज रोटी, कपड़ा एंड मकान। आपका इनकम ऑफ फैमिली, ये तो हमने पहले ही कह दिया, इनकम के बेसिस पे हमारे इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन नहीं किया जाता। नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली, ये भी नहीं है, कितने पीपल फैमिली में रह रहे, कौन अर्निंग है कौन अर्निंग नहीं, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि कितना आपका खर्चा हो रहा है कि आप कंजम्पशन कर पा रहे हो। तो इसका मतलब इंडिया में पॉवर्टी हमेशा जो है एस्टिमेट की जाती है, मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज बेंचमार्क ऑफ कैलोरी इनटेक फॉर द रूरल पर्सन। अब देखो, मैंने कहा इंडिया में जो पॉवर्टी है ना, वो कंजम्पशन के बेसिस पे, क्या चीज आपने कंज्यूम किया उस बेसिस पे, और वो कंजम्पशन कैलोरी बेसिस पे होता है। पहले तो सबके लिए कॉमन था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कमेटी रिकमेंड करी थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि रूरल एरिया के लिए अलग होना चाहिए, अर्बन एरिया के लिए अलग होना चाहिए। तो रूरल एरिया के लिए कितना कैलोरी कंजम्पशन पर डे और अर्बन के लिए कितना है, ये आपका एस्टिमेशन नीति आयोग करता है। और उन्होंने जो है इस एस्टिमेशन में बताया कि रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरी पर डे के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर रहा है तो वो पर्सन पुअर नहीं है। और अर्बन एरिया के लिए ये एस्टिमेट रखा गया है 2100 कैलोरीज। तो हमसे पूछा गया है रूरल एरिया में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरीज। Which of the following is measured by the Lorentz curve? ये हमसे पूछ रहे हैं लॉरेंस कर्व के थ्रू हम किस चीज को मेजर करते हैं, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ या इनकम इनइक्वालिटी। अब देखो, यूजुअली होता क्या है ना, पॉवर्टी को हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम पॉवर्टी के टाइप्स समझते हैं। पॉवर्टी के बेसिकली इंडिया में 2 टाइप्स हम डिफाइन करते हैं। एक हो जाएगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और जो सेकेंड टाइप की हो जाएगी दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। एक एग्जाम्पल से अगर हम कंसिडर करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। 3 पर्सन डिफाइन कर रही हूं, ए, बी एंड सी। ये 3 पर्सन है। जो ए पर्सन है ये 24 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है, बी जो है 30 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है, सी जो है 33 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूँ, आप सब ऑफिसर हो, मैंने कहा जाओ एस्टिमेट करो, बताओ कौन गरीब नहीं। तो आप मुझसे पूछोगे ना कि एस्टिमेशन लाइन तो बता दो, हम एस्टिमेट कैसे करें। तो जो मैं एस्टिमेशन के लिए आपको आपका जो है इंडिकेशन दूंगी वो हो जाएगी आपकी पॉवर्टी लाइन। तो मैंने आपको एक इमेजिनरी जो है एक आइडिया दे दिया, और मैंने कहा जो भी पर्सन 28 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है वो पर्सन गरीब नहीं है। तो आप जो है ए, बी, सी तीनों को देखोगे, एनालाइज करोगे और मुझे बताओगे कि कौन पर्सन एब्सोल्युटली पुअर है। तो आपने कहा जो ए पर्सन है वो 24 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, एब्सोल्युटली पूरे तरीके से गरीब है। और बी और सी कैसे है, अबव पॉवर्टी लाइन आएंगे। रीजन बीइंग ये सफिशिएंट, इनके पास इतना इनकम है, इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि ये लोग जो है अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा ए जो है एब्सोल्युटली गरीब है,
तो जब भी आप बहुत सारी जनता में से आप ये डिफाइन करो कौन आपका एब्सोल्युटली पुअर है, ऐसी पॉवर्टी को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, जहां पे हम अंदाजा नहीं एक्यूरेसी के साथ कह रहे हैं कि ये पर्सन गरीब है। नेक्स्ट हम समझते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेम मैं आपको 4% दे रही हूँ, ए बी सी एंड डी। ए जो है 20 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है, बी 18 रुपीज अर्न कर रहा है पर डे, सी की अगर बात करें सी के पास 29 रुपीज पर डे है, और डी की अगर हम बात करें इसके पास 5 रुपीज पर डे की अर्निंग है। और मैंने कहा आप लोगों को इसमें पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना है, बट उससे पहले आप एक इमेजिनरी इंडिकेशन, यानी कि मुझसे ये पूछोगे ना हम इंडिकेशन किस बेसिस पे करें, तो मैंने आपको कहा जो भी पर्सन 32 रुपीज पर डे के हिसाब से अर्न कर रहा है वो पर्सन गरीब नहीं है। तो जब आप यहाँ पे देखने आए तो आपने देखा ए तो 20 रुपए कमा रहा है यानी कि गरीब है, तो हुआ क्या, ए को आपने कह दिया गरीब है, और उधर से बी आवाज लगाता है भाई मुझे देखो मैं तो इससे भी गरीब हूँ, और वहां से आगे नेक्स्ट पर्सन कहता है अरे मुझे देखो मैं तो सब गरीब हूँ, मैं सबसे गरीब हूँ। तो जब बहुत सारे पुअर के बीच में अगर आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। तो यहाँ पे क्या है, इनकम में क्या है, इनइक्वालिटीज है, और इस इनकम में इनइक्वालिटी होगी तो इसको हम हमेशा एक कर्व के थ्रू इंडिकेट करते हैं। इस कर्व को हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व में जो है हम इनकम की इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। लॉरेंस कर्व में यूजुअली हम क्या करते हैं, एक 45 डिग्री के एंगल पे जो है हम जो है एक लाइन एंगल ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। अब होगा क्या, हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है एस्टिमेशन हम लगाएंगे। मान लो आपका जब मैंने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया ना किसी कंट्री का इनकम के बेसिस पे, तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। तो ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट करेगा कि इनकम में कितनी डिस्पैरिटी यानी कि कितनी इनइक्वालिटी है। तो याद रखना लॉरेंस कर्व से हम हमेशा मेजर करते हैं पर्टिकुलर क्या चीज़, इनइक्वालिटी इन इनकम। तो इनइक्वालिटी इन इनकम आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। इसके हम मेजर करते हैं इनकम में कितनी इनइक्वालिटीज है थ्रू लॉरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिनी कोफिशिएंट और गिनी रेशियो इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन द इकोनॉमी। तो गिनी कोफिशिएंट और गिनी जो रेशियो है वो किस चीज से जुड़ा है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, यूजुअली हम जो है एक कर्व बनाते हैं, इसे हम कहते हैं लॉरेंस कर्व, और 45 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम जो है हर बार ग्राफ तो नहीं बनाएंगे। मान लो किसी कंट्री ने कहा आओ आप गरीबी एस्टिमेट करो, हर बार ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोफिशिएंट के थ्रू इंडिकेशन देंगे, वैल्यू 0 से 1 के बीच रखेंगे, जिसकी 0 आ जाएगी समझ लेना परफेक्ट इक्वालिटी, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसको इंडिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं गिनी कोफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला होता है a/a+b। अब मान लो एक देश का मैंने जब ग्राफ बनाया तो वो जो ग्राफ बना कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है इसे हम a कहते हैं, और उसके बाद ये जो कंप्लीट जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं a+b, ठीक है। अब मान लो एक देश ने मुझे कहा कि आप हमारा जो है कर्व बना दीजिए और हमें बता दीजिए कि पॉवर्टी कैसी है। तो जब मैंने उस कंट्री का ग्राफ बनाया तो उसका जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बना। मान लो अफ्रीका की कोई नेशन है, कंट्री है, उनका ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू हमने कही a/a+b होती है, और जब मैंने यहाँ पे वैल्यू एस्टिमेट करना है तो a की वैल्यू तो a+b के बराबर आ गई। तो इसका मतलब a की वैल्यू a+b के बराबर आ गई। तो अगर मैं यहाँ मेजर करूँ तो वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब ये वो देश है जहाँ पे हर पर्सन गरीब है, हर दूसरा पर्सन गरीब है। तो इसका मतलब ये वो देश है जिसमें परफेक्ट इनइक्वालिटी रहेगी। तो याद रखना है गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो रेंज करती है 0 एंड 1 के बीच में, और जिसकी वैल्यू 0 तो समझ लेना परफेक्ट इक्वालिटी, वहाँ पे पर्सन गरीब नहीं है, और जहाँ पे वैल्यू 1 आ जाए वो परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो हर एक कंट्री का हम जो है इस कोफिशिएंट के थ्रू इंडिकेशन करते हैं 0.1, 0.2, 0.3, जैसा जैसा वहाँ पे पॉवर्टी होगा, पुअर के बीच का रिलेशन क्रिएट करे, दैट इज आपका जो है थ्रू करते हैं लॉरेंस कर्व, और जो कोफिशिएंट है दैट इज गिनी कोफिशिएंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम इनइक्वालिटी।
नेक्स्ट पे आते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, अब आपको पता है ना, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को जो है आपका जो है स्कूल में ही आपको दिन में लंच मिलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है, इसको स्टार्ट किस साल में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1996 में। तो देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, मिड डे में मील मिल रहा है, तो देखो खाना कब मिल रहा है? मिड डे में मिल रहा है। और मिड डे में कितने वर्ड आ रहे हैं? 6। तो करेक्ट आंसर विल बी 1996। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसको लॉन्च किया गया था किस साल में? देखो रूरल एरिया, नेशनल तो इंडिया है, हेल्थ की बात कर रही है, हेल्थ तो सबकी हेल्थ का हमें ध्यान रखना है और इसके लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं। बट लॉन्च कहाँ कर रहे हैं? रूरल एरियाज में। और देखो रूरल एरिया में टोटल वर्ड 5 आ रहे हैं, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन। कहते हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको कहाँ देखने को मिलती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर या बोथ ए बी? तो याद रखना सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होती है वो आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। एक बार अगर आप ऑर्गेनाइज यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या आपकी नौकरी छीन ली जाएगी? नहीं छीनी जाएगी ना। तो इसका मतलब जब तक आप रिटायर नहीं होते या आप सस्पेंड नहीं होते हो तब तक आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलती है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। In which year UNO adopted a definition of absolute poverty? Absolute poverty मैंने एग्जाम्पल सबको पहले समझा दिया है। ABC हमने 3% डिफाइन किए थे, उसमें मैंने कहा था हर एक पर्सन की हमने इनकम डिफाइन की थी और हमने कहा था इनमें से कौन गरीब है एब्सोल्यूटली, जो पूरी तरीके से गरीब है उसे हम एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं। और जब बहुत सारे गरीबों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, उसे हम कह देते हैं हमारी रिलेटिव पोवर्टी। और उसकी एस्टिमेशन हम कर्व से करते हैं, लॉरेंस कर्व, और उसमें इंडिकेशन हम गिनी कोफिशिएंट से करते हैं। तो यूएनओ ने जो है एब्सोल्यूट पोवर्टी को कब अडॉप्ट किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रंगराजन कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पोवर्टी। तो देखो पोवर्टी के एस्टिमेशन को लेके अलग अलग कमेटी आएगी, जैसे तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, एनरथ कमेटी। उसी तरीके से आपकी जो लास्ट कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी दैट इज इन 2014, तो वो कौन सी कमेटी थी? रंगराजन कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है? मान लो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये घर है, इस घर में जो है 6 फैमिली मेंबर रहते हैं। तो इस घर में कितने फैमिली मेंबर रहते हैं? 6। मान लो इनके घर के सामने इनका ये खेत है, ये इनका फार्म है। अब इस खेत में ये क्या कर रहे हैं? अब 6 में से 4 मेंबर इस खेत में काम करते हैं, बाकी मान लो घर में 2 बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब खेत में कितने % काम कर रहे हैं? 4। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2022 में जब इन्होंने इस खेत में प्रोडक्शन की तो इस खेत में 1 क्विंटल ऑफ व्हीट आपकी जो है प्रोड्यूस हुई। तो इन्होंने 2022 में 1 क्विंटल क्या उगाया है? आपका व्हीट उगाया है। अब हुआ क्या, साल आया 2023 का, तो जैसे ही 2023 में ये मूव किए वैसे ही इनके साथ हुआ क्या, जो 2 बच्चे घर पे आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, समहाउ उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है या सर्कमस्टांशियली वो अभी तैयारी ही कर रहे हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा आओ बच्चों, कहते तुम भी हमें खेत में ज्वाइन कर लो। तो इसका मतलब हुआ क्या, अब आपके जो है 2023 में 6 मेंबर इस खेत में काम करने लगे हैं। अब जब 2023 की प्रोडक्शन हमने देखी तो इसमें भी जो है 1 क्विंटल ही व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। तो 1 क्विंटल व्हीट का ही प्रोडक्शन किया गया किस ईयर में? 2023। पर यहाँ तो जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। पहले 4 कर रहे थे तब भी 1 क्विंटल, अब 6 कर रहे तो भी 1 क्विंटल। तो इसका मतलब जब भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी जगह पे काम करते हैं, ऐसी बेरोजगारी को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्सन इन अ जॉब विच कैन अकम्प्लिश लेसन नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड तो 4 ही थे पर काम कितने कर रहे हैं? 6। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।